और जनजातियों के जो पूजा स्थल है, पूजा स्थल पर आम जन का प्रवेश निषेध होता है ना, जिन्हें क्या बोलते हैं, टैबू या टैबूवाद बोलते हैं। ये सबको आपको रखना है दोस्तों याद। बोंगावाद वही देख लीजिए, बोंगावाद दोस्तों जनजातियां अदृश्य शक्ति पर है ना विश्वास करती है, जिसे बोंगावाद बोलते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डी प्रसाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम दोस्तों व्यापम की तरफ से जो वैकेंसी निकली है संयुक्त भर्ती परीक्षा, इसके लिए दोस्तों आज हम पार्ट 3 वीडियो देखेंगे जीएस का। और ये पूर्व में आए हुए प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण है दोस्तों। उसी के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, उसी प्रश्न को ध्यान में रखते हुए दोस्तों कुछ और भी तथ्य है जो आ सकते हैं, जिनसे बन सकता है प्रश्न दोस्तों, जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, संपूर्ण एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे दोस्तों पूर्व में आए हुए प्रश्न का। ये पार्ट 3 वीडियो है। अगर आप पार्ट 2 और पार्ट 1 देखे नहीं है दोस्तों तो प्लीज़ है ना वीडियो कंप्लीट होने के बाद ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए दोस्तों, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आता है तब, आपके ज्ञान में हेल्पफुल होता है तब। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, देखिएगा। जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक स्त्री साक्षरता की दर किस जिले में है? तो किस जिले में है दोस्तों? देखिएगा, आपका बालोद में है, दुर्ग में है, धमतरी में है, या फिर आपका रायपुर में है। ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्तों। ठीक है, दुर्ग में है। अब यहाँ पर दोस्तों जनसंख्या किससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण जो तथ्यों हैं, है ना, तथ्य को शामिल किया गया, महत्वपूर्ण जो जानकारी है उनको शामिल किया गया है। और ये जितने भी है दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में व्यापम की तरफ से आया हुआ है। ठीक है, वीडियो को आप पूरा देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कहीं से भी पूछ सकता है दोस्तों व्यापम, है ना। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, ये है आपका। तो याद रखना है दोस्तों, जनगणना जो है एक केंद्र, है ना, केंद्र की सूची है। याद रखना है प्रति 10 वर्ष के अंतराल में निकाला जाता है, आपको पता ही है। और राज्य निर्माण के बाद दोस्तों यह छत्तीसगढ़ की द्वितीय जनगणना था, 2011 वाला। याद रखना है भारत में जनगणना की शुरुआत दोस्तों 1872 में हुई थी। और वहीं भारत में दोस्तों नियमित जनगणना, है ना, नियमित जनगणना दोस्तों लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाया गया था 1881 में। ठीक है, और प्रथम जनगणना किसके काल में हुआ था, है ना, तो शुरुआत दोस्तों लॉर्ड मेयो के काल में हुआ था। ये सबको आपको याद रखना है। वहीं आपका 1911 से लेके 1921 तक का समय भारत का जनसंख्या विभाजक दशक माना जाता है। ठीक है, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये याद रखना है, क्योंकि इसी दिन विश्व की जनसंख्या जो है कितनी हुई थी, 5 अरब। ठीक है, तो ये है आपको रखना है याद दोस्तों। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, है ना, तो ये है, देखिएगा आपका 1952 में जनसंख्या नियंत्रित कार्यक्रम परिवार नियोजन, है ना, कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जो लागू करने वाला जो है भारत जो है विश्व का प्रथम राष्ट्र था। ठीक है, और याद रखना है। अब ये भी देखिए दोस्तों, साक्षरता को आप देख लीजिएगा। ठीक है, 2001 की साक्षरता कितनी है ना। वहीं दोस्तों 2011, है ना, 2011 की साक्षरता छत्तीसगढ़ में दोस्तों कितने प्रतिशत है? 70.30% है। ठीक है, याद रखना है। वहीं 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत है? 80.3% है। और महिला साक्षरता 60 है ना 2% है। ये सबको आपको क्या करना है, रखना है याद दोस्तों। ठीक है, साक्षरता की दृष्टि से भारत का 20वां स्थान है 2011 के अनुसार, है ना। जनसंख्या को आप देख लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 करोड़ 55 लाख, ठीक है, 45,198 है 2011 के अनुसार है दोस्तों, याद रखना है। ठीक है, लिंगानुपात इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, प्रति 1000 महिलाओं में दोस्तों लिंगानुपात है कितना है? 991 है, याद रखना है दोस्तों। ठीक है, और साक्षरता का निकटतम प्रतिशत 2011 के अनुसार 70% है। ठीक है, याद रखना है दोस्तों। और सबसे कम प्रतिशत जनसंख्या वाला जिला, ठीक है, 2011 के अनुसार धमतरी है ना, जनजातियों से। ठीक है, माफ करिएगा दोस्तों, थोड़ा खराश आ रहा है। ठीक है, तो सर्दी खांसी दोनों है ना, तो देखिएगा। अगला देखिए दोस्तों, ये है ना, जो इम्पोर्टेंट है अभी, है ना, तो समय कम है दोस्तों, इसीलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ। पीडीएफ मैं दे दूंगा, जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और याद रखना है, नियमित जनगणना जो है छत्तीसगढ़ में 1881 से प्रारंभ हुई। ठीक है, ये सबको याद रखना है दोस्तों। और 2011 की जनगणना के अनुसार ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है 2,55,40,196 है, वही है पुराना वाला। ठीक है,
तो ये है, आपको सबको रखना है याद दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, कौन, ये 9वां वाला। देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जनसंख्या जो है वो विश्व की जनसंख्या का, मतलब सॉरी माफ़ करिएगा, विश्व की जनसंख्या का नहीं, तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या देश की जनसंख्या का कितना, 2.11% है ना। इसको भी आपको क्या करना है दोस्तों, रखना है याद। यहाँ पर देख लीजिएगा और भी है, ठीक है। अब 10 की विस्तार को देख लीजिए दोस्तों, 10 की विस्तार है, ठीक है, 22.59%। ये सबको क्या करना है दोस्तों, आपको पढ़ना है ना। इसको मैं सबको अभी छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, इसको आपको पढ़ना है दोस्तों। पीडीएफ मैं दे दूंगा, पढ़ने भिड़ूंगा दोस्तों तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी था दोस्तों, मैं बता दिया हूँ, ठीक है। तो ये आपको रखना है याद, इन सब को रखना है दोस्तों, ठीक है। बहुत सारे फैक्ट है नीचे भी। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा, इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सरहुल पर्व मनाती है, कौन सी जनजाति मनाती है। देखिए उराव, बैगा, भैना, कोरबा। ऑप्शन नंबर उठाने की कोशिश करिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, उराव, है ना। तो उराव के संबंध में, उराव जनजाति के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है उसको आप देख लीजिएगा। तो ये दोस्तों कुरुक है ना, कुरुक भाषा बोलते हैं, इन्हीं के कारण दोस्तों इन्हें कुरुक जनजाति भी बोलते हैं, तथा स्थानीय लोग इन्हें धांगर के नाम से पुकारते हैं, ये रखना है याद दोस्तों। और इनका जो संकेंद्रण है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, है ना, ये सही प्रांतों में है। उसके अलावा दोस्तों ये अगर हम, है ना, आसपास के जो पड़ोसी देश हैं, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, यहाँ भी पाए जाते हैं। और इनका जो है मूल निवास छोटा नागपुर है ना, छोटा नागपुर के पठार है, यहाँ पर माना जाता है। और छत्तीसगढ़ में इनका संकेंद्रण, छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है दोस्तों निवास है इसका, जसपुर में है, बलरामपुर में है, सरगुजा में है, तथा रायगढ़ जिलों में है, ठीक है। और इनकी जो है जनजातियां है ना, तो उपजातियों में याद रखना है दोस्तों, उराव, धांगर, धनका, कोंडा जाति, है ना, ये सब इनके उपजातियां हैं। इनके युवा गृह को धूम कुरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, धूम कुरिया कहलाता है दोस्तों। और ये साल वृक्ष को अधिक महत्व देते हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखना है। और सरना देवी के उपासक हैं, और इनके जो प्रमुख देवता है वो धर्मेश है, जिनको सूर्यदेव बोलते हैं। और सरहुल पर्व ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इनके सरहुल पर्व त्यौहार वही है जिससे पूछा गया है, ठीक है, याद रखना है। और ये सर्वाधिक साक्षर जनजाति है, और सर्वाधिक धर्मांतरण ईसाई धर्म में इन्हीं का हुआ है, किसका, उराव का है, ठीक है। बोली तो आपको पता ही है दोस्तों, जूम हो गया है ना। तो कुरुक है दोस्तों, कुरुक, और ये द्रविड़ भाषा समूह की बोली है, कुरुक आ सकता है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चावल से बनी दोस्तों जो शराब है, जिसको कोष्णा बोलते हैं, कोष्णा, ठीक है, हंडिया, ये पेय पदार्थ का उपयोग करते हैं ये लोग, अत्यधिक लोकप्रिय है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर देखिए विभिन्न जनजातियों के क्या है, पर्व और त्यौहार है ना, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर शामिल किया हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारे, उसको भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो कोल का है दोस्तों, कोलदह का, भारिया का है आपका देखिए बिंद्री जमारा, उराव का है वही सरहुल, पहाड़ी कोरवा का है दोस्तों देवथान, अबुझमाड़िया का है आपका मड़ई, गोंड का है आपका मेघनाथ, ठीक है, मेघनाथ पर्व, है ना। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री से संबंधित है, आपको पूरा का पूरा इसमें तीनों को तीनों पढ़ना है। देखिए क्या तीनों का मैं बता रहा हूँ, निम्नलिखित में से किस वर्ष इस राज्य में राजनांदगांव की बीएनसी मिल के मजदूरों का तृतीय आंदोलन हुआ, यहाँ पर तृतीय पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए, है ना, 20 में हुआ था, 24 में हुआ था, 30 में हुआ था, या फिर 40 में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर कहीं नहीं दिया है, तृतीय नहीं दिया, ठीक है। प्रथम जो है बीएनसी मिल जो है वो 1920 में हुआ था, याद रखना है। द्वितीय जो है कब हुआ था, 1924 में हुआ था, आपको याद रखना है। तृतीय जो है 1934 में हुआ था, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों, 20, 24, 34, ठीक है, क्या 20, 24, 34, याद रखना है। अब इनके संबंध में दोस्तों कौन संबंधित है इनसे, बीएनसी मिल से कौन संबंधित है दोस्तों, तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी संबंधित है बीएनसी मिल से, ठीक है। तो उनके संबंध में हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो आ सकता है एग्जाम में। जन्म की बात करें दोस्तों तो 22 दिसंबर 1893 में, है ना, राजनांदगांव, याद रखना है। और इन्हें दोस्तों सहकारिता का जनक माना जाता है, छत्तीसगढ़ में सहकारिता का जनक कौन, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है, सबसे प्यारा ठाकुर हमारा, है ना, प्रचलित है ये, ठीक है। तो देखिए इन्होंने दोस्तों 1920 में 31 दिन तक चले बीएनसी मिल, है ना, जो प्रथम बीएनसी मिल का जो है, ठीक है, आंदोलन का नेतृत्व किया था। और इन्होंने दोस्तों भूदान तथा, है ना, सर्वेक्षण आंदोलन भी चलाया, ये भी याद रखना है। और 1930 में दोस्तों पट्टा मत लो आंदोलन का नेतृत्व भी ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा चलाया गया था, ठीक है, ये रखना है दोस्तों आपको याद।
अब 1937 में छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की, जो कि बाद में छत्तीसगढ़ महाविद्यालय के नाम से संचालित हुआ। और 1945 में दोस्तों छत्तीसगढ़ बुनकर संघ की स्थापना की, ये भी याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और 1951 में कांग्रेस से त्याग पत्र देकर जे.बी. कृपलानी की कृषक मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़ गए। और 22 अक्टूबर है ना 1954 को इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों, ठीक है। और देखिए दोस्तों ये भी है कि 1909 में दोस्तों राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की, ठीक है। इनको भी आपको क्या करना है, रखना है दोस्तों याद। क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है ये है ना, विश्व भूगोल में इनको पढ़ते हैं। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से सर्वाधिक शीत क्षेत्र है कौन है दोस्तों, देखिए ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या फिर आपका थर्मोस्फियर। तो ये जो है इनका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा दोस्तों, पूरी तरह ईमानदारी से, ठीक है। अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हैं तो ईमानदारी से है ना इसका जो जवाब है आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो महाभियोग, महाभियोग के द्वारा किसे पद से हटाया जा सकता है, तो किसे हटाया जा सकता है, देखिए राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, या फिर आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को, या फिर आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। कौन सा सही है इसमें का ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर देखिए बी सही है ना, राष्ट्रपति और जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोनों को हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रपति से संबंधित जो जानकारी है, जो महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों जो आ सकता है एग्जाम में, उसको यहाँ पर शामिल करने की कोशिश किया हूँ मैं। देखिए संविधान के जो है अनुच्छेद 61 में है ना भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग का वर्णन है दोस्तों। और राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए उन पर दोस्तों क्या किया जा सकता है, महाभियोग चलाया जा सकता है। और ये जो है महाभियोग का जो आरोप है वो किसी भी सदन में, चाहे वह लोकसभा हो, राज्यसभा, कहीं भी लाया जा सकता है दोस्तों, ठीक है। और उसको दोस्तों 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए, ठीक है। और ये सबको आपको याद रखना है, महाभियोग का प्रस्ताव उस सदन के 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद इसे आरोपों की जांच के लिए भेजा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको बनना चाहिए, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो किसी भी राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों उसके कार्यकाल से कभी भी हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, है ना। और राज्यपाल को उनके कार्यकाल से हटाने के लिए कोई विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये याद रखना है दोस्तों। राज्य की विधायिका या संसद अपने कार्यकाल से दोस्तों राज्यपाल को नहीं हटा सकती। और भारत के पीएम को राष्ट्रपति द्वारा उनके कार्यकाल से हटा दिया जा सकता है यदि वह निचले सदन अर्थात लोकसभा में या अपने कार्यकाल की सभा समाप्ति पर है ना बहुमत या समर्थन खो देते हैं, याद रखना है, ठीक है। तो ये सबको, और भारतीय राज्यों के जो मुख्यमंत्री है ना उनको राज्यपाल द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है यदि वह राज्य विधानसभा में बहुमत का समर्थन खो देता है, ठीक है, या है ना अपने कार्यकाल जो है उनके समाप्त कर देता है तब, ठीक है। तो ये रखना है दोस्तों आपको याद। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छठवां क्वेश्चन जनजातियों से संबंधित है छत्तीसगढ़ के, इसको बड़े ध्यान से सुनिएगा, है ना। जो वायुमंडल की परतें हैं दोस्तों उसको अच्छे से पढ़िएगा, है ना, उसको पढ़ा नहीं हूँ, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, उसको समझ लीजिएगा अच्छे से। तो देखिए इस राज्य की जनजातियां पारलौकिक शक्ति के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्वीकार करती है ना, बड़ा देव, बूढ़ा देव, भोंगा देव या फिर आपका टोटम। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी सही है, बोंगा देव, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों बहुत सारे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर शामिल करने की कोशिश क्योंकि बोंगावाद, ठीक है। तो बोंगावाद सबसे पहले आपको ये वाला जो है इनको पढ़ लीजिए अच्छे से। देखिए छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं वो पितृसत्तात्मक है ना, तो ये याद रखना है। और जो जनजातियां हैं दोस्तों गढ़ चिन्हों अर्थात टोटम, गोत्र, टोटम मतलब गोत्र में विभाजित है। और जनजातियों में दोस्तों समगोत्री विवाह निषेध है ना, वर्जित है, याद रखना है। और जनजातियां दोस्तों अदृश्य शक्ति पर विश्वास करती है जिसे बोंगावाद कहते हैं, याद रखना है। और जनजातियों के जो पूजा स्थल है, पूजा स्थल पर आम जन का प्रवेश निषेध होता है ना, जिन्हें क्या बोलते हैं, टैबू या टैबूवाद बोलते हैं। ये सबको आपको रखना है दोस्तों याद। बोंगावाद वही देख लीजिए, बोंगावाद दोस्तों जनजातियां अदृश्य शक्ति पर है ना विश्वास करती है जिसे बोंगावाद बोलते हैं। टैबू किसको बोलते हैं, तो टैबू आ सकता है एग्जाम में, इसीलिए यहाँ पर शामिल किया हूँ। जनजातियां दोस्तों संस्कृति में देवी देवताओं के पूजा स्थल पर आम जन है ना का निषेध, प्रवेश जो है निषेध होता है जिसे टैबू कहते हैं, ठीक है, टैबूवाद याद रखना है। टोटमवाद भी इम्पोर्टेंट है। टोटमवाद देखिए किसी भी भौतिक है ना भौतिक वस्तु जैसे आपका हो गया है ना पशु पक्षी पेड़ पौधे अथवा प्रकृति की अन्य कोई चीज जिसके प्रति वे विशेष श्रद्धा भक्ति का आदर भाव रखते हैं, है ना, उसको बोलते हैं टोटम। टोटम से संबंधित समस्त धारणाओं में विश्वास भी है ना, विश्वास
अविश्वास, ठीक है, जो है ना। तो तो देखिए टोटम से संबंधित समस्त धारणाओं में विश्वासों और संगठनों को क्या बोलते हैं, टोटमवाद बोलते हैं, ठीक है। तो इन सबको दोस्तों रखना है आपको याद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है वो मराठा काल से संबंधित है और सूबेदार से संबंधित है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, कभी भी पूछ सकता है इसके संबंध में, है ना। तो निम्नलिखित में से किस मराठा सूबेदार ने इस राज्य में परगना पद्धति प्रारंभ की? महिपतराव, केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, विठ्ठलराव दिनकर। ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों, विठ्ठलराव दिनकर। जितने भी दोस्तों मराठा सूबेदार हुए हैं सभी को यहाँ पर शामिल करने की मैं कोशिश किया हूँ, सभी है इसमें, और इनके संबंध में जितने भी जानकारी है सभी है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। महिपत राव दिनकर ये प्रथम सूबेदार थे छत्तीसगढ़ में दोस्तों, और इन्हीं के समय जो है यूरोपीय यात्री फॉरेस्टर इन्हीं के काल में आए थे, ठीक है। याद रखना दोस्तों, दिन में आए थे, ट्रिक बना सकते हैं, ठीक है, फॉरेन से आए थे लेकिन दिन में आए थे, ठीक है, तो याद रखना है ना। और महिपत है ना, पत्ते पत्ते आए थे। तो यहाँ पर आप देखिए विठ्ठलराव दिनकर, तो विठ्ठलराव दिनकर है दोस्तों, इन्हीं ने है ना, ये इसी से क्वेश्चन संबंधित है, परगना पद्धति की शुरुआत की थी और संपूर्ण राज्य को दोस्तों 27 परगनों में विभक्त किया था। परगने का जो प्रमुख है वो कमाविशदार होता था, और इसके समय में दोस्तों यूरोपीय यात्री ब्लंट आए थे, याद रखना है, मिस्टर ब्लंट विठ्ठलराव दिनकर के समय। भवानी कालू तो गयो, ठीक है, केशव गोविंद, केशव गोविंद दोस्तों उसके बाद, भवानी कालू के बाद केशव गोविंद, और सर्वाधिक समय तक छत्तीसगढ़ का सूबेदार रहा दोस्तों, और इसके समय आपका कोल ब्रुक आए थे, है ना। तो कोल कोल मतलब काला, है ना, और गोविंद थे काले, ठीक है, हमारे श्याम जी, ठीक है, कृष्ण जी काले थे, तो कोल, ठीक है। इससे आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हो। बीका जी, तो बीका जी बिक गया, ठीक है, तो ये बीका जी बिक गया दोस्तों, बीका जी गोपाल, तो इसके समय बिक गया, इसीलिए दोस्तों क्या हुआ, पिंडारियों का है ना उपद्रव हो गया, ठीक है। तो पिंडारियों का दोस्तों यहाँ पर आक्रमण हुआ इसी के समय में, बीका जी गोपाल के समय में, और इसी के समय 1816 ईस्वी में व्यंकोजी भोसले छत्तीसगढ़ शासन है ना शासक व रघुजी द्वितीय की नागपुर शासक मृत्यु हो गई, और सरगुजा जमींदारी में हस्तक्षेप हुआ, ये याद रखना है। सखा राम हरि, ठीक है, तो सखा दोस्तों है ना, धोखा दे दिया सखा ने, तो सखा राम हरि तो रतनपुर के एक निवासी के द्वारा दोस्तों गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है, तो सखा राम याद रखना है आपको। और उसके बाद आपका सीताराम टांडिया, है ना, और यादाराव दिनकर, उसके बाद अंतिम सूबेदार है कौन दोस्तों, यादाराव दिनकर, ये याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कावेरी जल विवाद है तो किसके किसके बीच है दोस्तों कावेरी जल विवाद? तो तमिलनाडु है ना, कर्नाटक और केरल के मध्य है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए दोस्तों, विभिन्न जो है नदियों से संबंधित जो जल विवाद है ना, यहाँ पर मैं शामिल करने की कोशिश किया हूँ दोस्तों, देखिएगा आप। देखिए रावी व्यास का जल विवाद है दोस्तों, कौन कौन से राज्यों के बीच है? तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। नर्मदा नदी का जो जल विवाद है दोस्तों वो मध्य प्रदेश, गुजरात है ना, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच है। वहीं कृष्णा नदी का जो जल विवाद है दोस्तों वो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कावेरी जल विवाद तो बता दिए दोस्तों, देखिए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और है ना पुडुचेरी भी है। और महादाई जल विवाद है दोस्तों आपका, देखिए गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। कृष्णा नदी का जो है जल विवाद है दोस्तों आपका कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। वहीं वसुंधरा है ना, वसुंधरा जल विवाद है दोस्तों आंध्र प्रदेश, ठीक है, और उड़ीसा के बीच में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आरण्यक गुफा का संबंध है तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो इन सभी से संबंधित है, ठीक है, उपरोक्त सभी है इसका जो आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जितने भी गुफा है और किस जिले में है, यहाँ पर पूरे का पूरे शामिल किया हूँ दोस्तों, देखिएगा जसपुर में है आपका कैलाश गुफा, ये नोट डाउन कर लीजिएगा दोस्तों कि जो है कैलाश गुफा जसपुर में भी है, ठीक है, वही नाम से है ना, बस्तर में भी है वही नाम से दोस्तों, याद रखना सरगुजा में भी है ना, तो ये सबको आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सरगुजा, सरगुजा में है दोस्तों आपका सीता बेंगरा की गुफा, जोगी मारा की गुफा, हाथीपुर की गुफा, ठीक है, झम्पी बेंगरा की गुफा, आरा, आरा की पहाड़ी का गुफा है ना, सरगुजा में है। कोरिया में सीतामढ़ी की गुफा जिसे घाघरा भी बोलते हैं। वहीं रायगढ़ में आपका सिंगनपुर है ना, कबरा पहाड़, बोत लद्दा की गुफा, बसनाझार, ओंगना, टीपाखोल, बेनीपाट, अमर गुफा, ठीक है, तो ये भी कहाँ है दोस्तों आपका रायगढ़ में है। कोरबा में है दोस्तों आपका देखिए शंकर खोल गुफा है ना, जो कि चैतुरगढ़ में पड़ता है दोस्तों, जाकर देखिएगा। और राजनांदगांव में है दोस्तों चितवा डोंगरी की गुफा। वहीं बस्तर में है कुटुम्बसर की गुफा, कैलाश गुफा है ना, ये अरण्यक गुफा कहाँ पर है जो पूछा गया है, बस्तर में है। देवगिरी की गुफा है दोस्तों है ना, शीत गुफा, दंडक गुफा, रानी गुफा है, ठीक है। कांकेर में है दोस्तों आपका जोगी गुफा, जोगी मारा की गुफा, सरगुजा में है ना, याद रखना है। देखिए सरगुजा की गुफा जो है वो जोगी मारा में है ना, जोगी गुफा कहाँ पर है आपका, कांकेर में है।
दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। बीजापुर में है दोस्तों आपका नाडापल्ली की गुफा, आवापल्ली की गुफा, लंका गुफा है ना, सकल नारायण की गुफा, ये सबको आपको रखना है याद दोस्तों, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो व्हाट्सअप कर सकते हो, है ना, व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, या फिर आप जो है टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हाँ, शेयर कर दीजिएगा दोस्त।